जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माकेसर देवी सीरीज पार्ट 10 में आज हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। साथियों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खरीद करनी है, परचेज करनी है तो जेम को प्राथमिकता देनी होगी। जेम पर परचेज करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माकेसर देवी सीरीज पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 181. Who is responsible for paying the transaction charges and or annual milestone charges on GEM? जेम पर लेन देन शुल्क और या वार्षिक माइलस्टोन शुल्क का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। आप जेम पर परचेज कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, तो उस पर लेन देन के लिए जो शुल्क लगते हैं या वार्षिक माइलस्टोन शुल्क कोई लगता है, चार्जेज लगते हैं, तो उसको कौन पे करेगा, कौन जिम्मेदार होगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे सेलर्स, बायर्स। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ सेलर्स एंड बायर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। जेम पर आपको लेन देन करना है, परचेजिंग करनी है, तो निश्चित रूप से उस पर लेन देन करना होगा और उसके लिए शुल्क कोई लगेगा या कोई एनुअल चार्जेस लगते हैं, वार्षिक माइलस्टोन चार्जेस कोई लगते हैं, तो उसको भुगतान कौन करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ सेलर्स एंड बायर्स। दोनों कोई कुछ चार्जेज होते हैं, उनका लेन देन शुल्क पे करना होगा। साथ में अगर कोई वार्षिक माइलस्टोन चार्जेज है तो दोनों को ही देने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ सेलर्स एंड बायर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 182. विच कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट रिक्वायर ए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी? किन अनुबंधों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा राशि की आवश्यकता नहीं होती है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेस्ड अंडर डायरेक्ट परचेज ऑब्लिक L1 परचेज ऑप्शन अंडर पैरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ GFR रूल 149। बी ऑप्शन हो जाएगा प्लेस्ड थ्रो बिड्स ऑब्लिक RA विद एस्टिमेटेड बिड वैल्यू अप टू ₹5 लाख इन केस ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स। और सी ऑप्शन हो जाएगा प्लेस्ड थ्रो बिड्स ऑब्लिक RA विद एस्टिमेटेड बिड वैल्यू अप टू ₹5 लाख इन केस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किन अनुबंधों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा यानी कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा करने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्लेस्ड अंडर डायरेक्ट परचेज, जो परचेज ऑर्डर आपने डायरेक्ट परचेज के कॉलम में किए हैं तो उनमें कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। साथ में L1 परचेज ऑप्शन अगर दिया गया है अंडर पैरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ GFR रूल 149 के तहत किया है, L1 परचेज ऑप्शन दिया है, तो भी आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और बी ऑप्शन में बताया गया है कि अगर आपने कोई इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस किया है जो बिड्स के द्वारा या RA के द्वारा किया गया है और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 5 लाख है, 5 लाख तक की एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए आपने बिड या RA किया है, रिवर्स ऑक्शन के लिए कोई ऑर्डर प्लेस किया है, और ये किसके लिए है, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, माल की खरीद के लिए, सामान की खरीद के लिए है, तो भी आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और सी ऑप्शन में बताया गया प्लेस्ड थ्रो बिड्स RA विद एस्टिमेटेड बिड वैल्यू अप टू ₹5 लाख इन केस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां बताया गया है कि 5 लाख तक का आप गुड्स खरीद रहे हैं तो बिड्स करनी होगी, RA करना होगा, और उसके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं बनाई है। इसी तरीके से अगर आपने 5 लाख रुपए तक के लिए कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी आपको बिड्स करना होगा या RA करना होगा, और इन सभी कंडीशंस में आपको कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी कंडीशंस में आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कोई भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं की जाएगी। साथियों, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर परचेज के लिए कौन कौन सी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है, किन कंडीशंस में जमा होती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, EMD है, और दूसरी कंडीशंस क्या होती हैं, वो सभी चर्चा कर ली गई हैं। जेम पर आधारित परचेज के लिए बाकी क्वेश्चंस के लिए सीरीज है वो लगातार चल रही है। आप नॉलेज मंडली पर बने रहिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। अगला सवाल देख लीजिए 183. What does all inclusive basis mean in the context of offer prices on जेम? जेम पर ऑफर कीमतों के संदर्भ में सभी समावेशी आधार का क्या अर्थ है। इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज एंड ड्यूटीज, इंक्लूडिंग ओनली लोकल लेवीज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज। सी ऑप्शन हो जाएगा इंक्लूडिंग ओनली लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेज।
और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, लोकल लेवीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एटसेट्रा। तो ऑल इंक्लूसिव बेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? ऑफर प्राइस अगर आप रख रहे हैं तो ऑल इंक्लूसिव बेसिस का क्या मीनिंग हो जाएगा जेम पर? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, जितने भी टैक्सेज लगेंगे वो शामिल होंगे, ड्यूटीज अगर कोई लग रही है शामिल होंगी, लोकल लेवीज लगती हैं वो भी शामिल होंगे, और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज हैं, तो जो भी चार्जेज लगेंगे ऑफर प्राइस में शामिल किए जाएंगे, और इसके लिए बनाया गया है ऑल इंक्लूसिव बेसिस बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लोकल लेवीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एटसेट्रा। नया सवाल देख लेते 184। हाउ आर द ट्रांजेक्शन चार्जेज एंड एनुअल माइलस्टोन चार्जेस डिटरमाइंड ऑन जेम? जेम पर ट्रांजैक्शन चार्ज और वार्षिक माइलस्टोन चार्ज कैसे निर्धारित किया जाता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं या वार्षिक माइलस्टोन चार्जेज कोई हैं तो उनको लिया जाएगा, जो बायर और सेलर दोनों से लिया जाएगा। परंतु ये कैसे निर्धारित किया जाएगा? जो चार्जेज लगते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेज, वार्षिक चार्जेज हैं वो लगते हैं, तो किस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, बाय द सेलर्स, बाय द बायर्स, बाय द जेम प्लेटफॉर्म, और डी ऑप्शन हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू पॉलिसी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बाय द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी है उसके आधार पर ट्रांजैक्शन चार्जेस और एनुअल माइलस्टोन चार्जेज है वो डिटरमाइन किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बाय द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू पॉलिसी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 185। What is required from the bidders before the award of contract in the case of bid RA? बोली आरए के मामले में अनुबंध देने से पहले बोलीदाता से क्या अपेक्षित है? ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस, ब्रेकअप ऑफ द टैक्सेज एंड ड्यूटीज, ब्रेकअप ऑफ द लोकल लेवीज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रेकअप ऑफ द लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज। बोली या आरए के मामले में अनुबंध देने से पहले बोलीदाता से क्या अपेक्षित है, उससे क्या अपेक्षा की जाती है, बीडर को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस। मतलब कि जो कोट किया जा रहा है, जो प्राइस दी जा रही है, प्राइस लगाई जा रही है या मूल्य लगाया जा रहा है, उसका ब्रेकअप होना चाहिए। मूल्य में क्या क्या चीजें शामिल हैं वहां पर सब चीजों को अलग अलग बताना होगा। तो ये ब्रेकअप होगा, कितनी उसकी कीमत होगी, क्या उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज होंगे, क्या लोडिंग होगी, क्या अनलोडिंग होगी, क्या लेवीज होंगी, ये सभी चीजें ब्रेकअप में दी जाएंगी। तो ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस है वो बतानी होगी, किसके द्वारा? बोलीदाता के द्वारा दी जाएगी, बताई जाएगी। कब बताई जाएगी? बोली या आरए के मामले में अनुबंध देते समय ये कोटेड प्राइस आपको बतानी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस। साथियों, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है माँ केसर देवी सीरीज। माँ केसर देवी सीरीज में सभी तरीके के क्वेश्चन है वो लाए जा रहे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 186। What is the responsibility of the seller in case of a statutory variation in GST rates between bid submission and bid end date? बोली जमा करने और बोली समाप्ति तिथि के बीच जीएसटी दरों में वैधानिक भिन्नता के मामले में विक्रेता की क्या जिम्मेदारी है? बहुत ही लॉजिकल और प्यारी सी कंडीशन बताई गई है। अगर बोली जमा कर रहे हैं और बोली समाप्ति के तिथि के बीच में जीएसटी दरों में किसी तरीके का बदलाव कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो विक्रेता की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, क्लेम द चेंज इन प्राइस फ्रॉम द बायर, इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन इन द बिड सबमिटेड, इग्नोर द वेरिएशन, नोटिफाई द बायर बट डू नॉट इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन। बोली जमा करने और बोली समाप्ति तिथि के बीच जीएसटी दरों में वैधानिक भिन्नता के मामले में विक्रेता की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन इन द बिड सबमिटेड। मतलब कि जो वेरिएशन आया है इस दौरान में बोली जमा करने और समाप्ति के बीच में जीएसटी दरों में कोई भी बदलाव आता है तो उसको जमा किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा, जीएसटी दर है उसको शामिल किया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन इन द बिड सबमिटेड। क्वेश्चन देख लेते 187। What happens if the seller fails to incorporate the statutory variation in GST rates in the bid submitted?
यदि विक्रेता प्रस्तुत बोली में जीएसटी दरों में वैधानिक भिन्नता को शामिल करने में विफल रहता है तो क्या होगा? द सेलर कैन क्लेम द चेंज इन प्राइस फ्रॉम द बायर. द बायर विल bear the cost of variation. The seller will not be eligible to claim any change in price due to the variation. और डी ऑप्शन हो जाएगा द सेलर कैन इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन आफ्टर बिड एंड डेट. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि कोई वेरिएशन आता है, जीएसटी दरों में वेरिएशन आता है बिड प्रोसेस के बीच में, तो वो शामिल कर लिया जाएगा. उसको शामिल करना होगा, विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि जो भी बदलाव हुए, जीएसटी दरें बढ़ी है या घटी है, उनको शामिल करना होगा बिड सबमिट करते समय. अगर ऐसा करने में विक्रेता फेल होता है, यानी कि असफल होता है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. द सेलर विल नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी चेंज इन प्राइस ड्यू टू द वेरिएशन. यानी कि बिड सबमिट करने से पहले अगर उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जीएसटी दरों में बदलाव को शामिल नहीं किया, तो बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता. कोई भी चेंज होता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बिड सबमिट कर दिया है और कोई भी जीएसटी चेंज है उसने शामिल नहीं किया. बाद में विक्रेता है, किसी तरीके का क्लेम नहीं कर सकता जीएसटी दरों में अगर कोई चेंज होते हैं तो. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. द सेलर विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम एनी चेंज इन द प्राइस ड्यू टू द वेरिएशन. अगला सवाल देख लेते 188. What is one of the necessary statutory compliances that the seller must follow? आवश्यक वैधानिक अनुपालनों में से एक क्या है जिसका विक्रेता को पालन करना चाहिए? इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक्साइज ड्यूटी रजिस्ट्रेशन. आवश्यक वैधानिक अनुपालनों में से एक क्या है जिसका विक्रेता को पालन करना होगा, पालन करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसको करना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसको करना होगा. ये आवश्यक वैधानिक अनुपालन हो जाएगा. जैम पर बने रहने के लिए, जैम पर खरीदी बिक्री के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन. अगला सवाल देख लेते 189. स्टेटरी वेरिएशन इन द रेट ऑफ जीएसटी taking place between the bid and date and the original refixed delivery period shall be to the dash. जीएसटी की दर में वैधानिक भिन्नता बोली समाप्ति तिथि और मूल या पुनः निर्धारित डिलीवरी अवधि के बीच होने वाली डैश खाते में जमा होगी. जो भी बदलाव होते हैं, जो भिन्नता होती है बोली समाप्ति की तिथि या मूल या पुनः निर्धारित डिलीवरी अवधि के बीच में कोई बदलाव होते हैं, तो किसके खाते में जमा होंगे? ये वेरिएशंस हैं, वैधानिक भिन्नताएं हैं. सेलर अकाउंट, बायर अकाउंट, 50-50 इन बोथ सेलर एंड बायर्स अकाउंट. और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव. जीएसटी की दर में वैधानिक भिन्नता बोली समाप्ति तिथि और मूल या पुनः निर्धारित डिलीवरी अवधि के बीच में होने वाली है, तो किसके खाते में जमा होगी? ये चेंज है, वेरिएशन है. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा. बायर अकाउंट में ये जमा होगी. जो भी जीएसटी बदलाव हुए हैं तो बायर अकाउंट में जमा होगी, उसके खाते में ये चीजें जाएंगी. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा. मूव टू क्वेश्चन नंबर 190. What must the seller provide along with the claim for change in price due to statutory variation in the rate of GST? जीएसटी की दर में वैधानिक भिन्नता के कारण मूल्य में परिवर्तन के दावे के साथ विक्रेता को क्रेता के समक्ष क्या प्रदान करना होगा? विक्रेता को अगर वैधानिक भिन्नता होती है, मूल्य में परिवर्तन होता है, तो क्रेता के समक्ष उसको क्या देना होगा, क्या प्रदान करना होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, अंडरटेकिंग ऑफ कंप्लायंस विद एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज अंडर जीएसटी एक्ट. सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी. डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव. जीएसटी की दर में वैधानिक भिन्नता के कारण मूल्य में परिवर्तन के दावे के साथ विक्रेता को क्रेता के समक्ष क्या प्रदान करना होगा? सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होंगे कि जीएसटी की दर है वो बदल गई है, इसका प्रमाण देना होगा. और साथ में अंडरटेकिंग ऑफ कंप्लायंस विद एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज अंडर जीएसटी एक्ट. यहाँ पर यह भी बताना होगा कि हमने कोई इस तरीके का फायदा नहीं लिया है, जीएसटी के एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज में कोई फायदा नहीं लिया है, उसके लिए अंडरटेकिंग देनी होगी, उसका कंप्लायंस की अंडरटेकिंग उसको जमा करनी होगी. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी. साथियों, जेम पर आधारित क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए. नया सवाल देख लेते 191. What happens if the seller fails to change the offered price on the GEM portal after a change in GST rates?
यदि विक्रेता जीएसटी दरों में बदलाव के बाद जैम पोर्टल प्रस्तावित मूल्य को बदलने में विफल रहता तो क्या होगा? द बायर विल इंक्रीज द प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर विल बी पेनलाइज्ड, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड, नो इंक्रीज शैल बी एडमिजिबल फॉर सच चेंजेस टेकिंग प्लेस बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि विक्रेता जीएसटी दरों में बदलाव के बाद जैम पोर्टल पर प्रस्तावित मूल्य को बदलने में विफल रहता है, यानी कि ऑफर्ड प्राइस में बदलाव करने में विफल रहता है, तो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नो इंक्रीज शैल बी एडमिजिबल फॉर सच चेंज टेकिंग प्लेस बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जीएसटी की दरों में कोई बदलाव हुए हैं और विक्रेता उसको शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में कोई चेंज नहीं होंगे। जो ऑफर प्राइस दी गई है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नो इंक्रीज शैल बी एडमिजिबल फॉर सच चेंजेस टेकिंग प्लेस बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नया सवाल देख लेते 192। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द सेलर्स ऑफर्ड प्राइस ऑन द जेम पोर्टल आफ्टर एनी चेंज इन जीएसटी रेट्स? जीएसटी दरों में किसी भी बदलाव के बाद जेम पोर्टल पर विक्रेता की प्रस्तावित कीमत को बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? द बायर, द सेलर, द गवर्नमेंट, द जेम पोर्टल। जीएसटी दरों में किसी भी बदलाव के बाद जैम पोर्टल पर उसको क्या करना होगा? प्रस्तावित कीमत को बदलने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जीएसटी दरों में बदलाव हो गए हैं तो आपको जैम पोर्टल पर जो ऑफर प्राइस दी जा रही है उसमें भी बदलाव करने होंगे, या तो बढ़ानी होंगी, घटानी होंगी, जीएसटी पर निर्भर होगा। तो इस बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेलर हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी है वो सेलर कलेक्ट कर रहा है और ये बायर से लिया जा रहा है। अगर जीएसटी दरों में कोई चेंज हो गए हैं तो जेम पोर्टल पर उसको अपडेट करना होगा। कीमत प्राइस है या ऑफर प्राइस है वो क्या करनी होंगी? चेंज करनी होंगी। इसके लिए जिम्मेदार होगा कौन होगा? सेलर होगा। अगला सवाल देख लेते 193। What is required for a statutory variation to be admissible under direct purchase and L1 purchase contracts? प्रत्यक्ष खरीद और L1 खरीद अनुबंधों के तहत वैधानिक भिन्नता स्वीकार्य होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एंटी प्रोप्रिएटरिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द बायर, सबमिशन ऑफ ए रिटर्न रिक्वेस्ट टू द सेलर, अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा, नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड। प्रत्यक्ष खरीद और L1 खरीद अनुबंधों के तहत वैधानिक भिन्नता स्वीकार होने के लिए क्या आवश्यक है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एंटी प्रोप्रिएटरिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द बायर। ये देना होगा उसको, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होंगे कि जीएसटी में बदलाव हो गए हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होंगे। साथ में एंटी प्रोप्रिएटरिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ये भी जमा करना होगा। किसके द्वारा जमा करना होगा? सेलर के द्वारा। और किसको दिया जाएगा? बायर को दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एंटी प्रोप्रिएटरिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द बायर। अगला सवाल देख लेते 194। Who will be entitled to receive the benefit of any reduction in price on account of reduction in GST during the extended delivery period? प्रस्तावित डिलीवरी अवधि के दौरान जीएसटी में कमी के कारण कीमत में किसी भी कमी का लाभ प्राप्त करने का हकदार कौन होगा? द बायर, द सेलर, द गवर्नमेंट, द जेम पोर्टल। यानी कि एक्सटेंडेड डिलीवरी पीरियड है और वहां पर जीएसटी की दरें हैं कम हो गई हैं, तो कमी वाले लाभ हैं किसको मिलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द बायर। साथियों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि सेलर इस पीरियड में अगर जीएसटी बढ़ती है और वो जीएसटी दरों में बदलाव के लिए कोई एविडेंस नहीं दे पाया है, सर्टिफिकेट नहीं दे पाया है, तो वहां पर बायर को किसी तरीके का एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं देना होगा। परंतु जीएसटी दरों में अगर रिडक्शन हो गया है, प्राइसें कम हो गई हैं, जीएसटी दर कम हो गई है, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा, बायर को फायदा मिलेगा। बायर को किसी भी स्टेज में अगर कोई बेनिफिट दिया जाना है तो उसको मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, द बायर। क्वेश्चन देख लेते 195। Which of the following is not admissible during the delivery period extension with liquidated damages? डिलीवरी अवधि विस्तार के दौरान माल की क्षति के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू स्टैट्यूटरी इंक्रीज इन द रेट ऑफ जीएसटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू सप्लायर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो डिलीवरी अवधि विस्तार के दौरान माल क्षति के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं होगा?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू स्टेटरी इंक्रीज इन द रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी रेट में कोई बदलाव हो जाते हैं तो उसका फायदा है वो नहीं दिया जाएगा, ये स्वीकार नहीं होगा। किसके लिए? लिक्विडिटी डैमेज के कॉलम में फायदा नहीं होगा। और ये लिक्विडिटी डैमेज अगर होता है, माल क्षति अगर होती है, तो वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इसका जीएसटी दरों का फायदा नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू स्टेटरी इंक्रीज इन द रेट ऑफ जीएसटी। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। मित्रों, आप ये भी कमेंट करिए कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपके सिलेबस के कौन से पार्ट पर आप क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करिए और मैं आपको तैयार करवाऊंगा सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एसओ, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। नया सवाल देख लेते हैं 196। What documentation should the seller provide in accordance with the GST law? विक्रेता को जीएसटी कानून के अनुसार कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न्स, वैट इनवॉइसेज, जीएसटी इनवॉइसेज, एक्साइज ड्यूटी रिसिप्ट्स। विक्रेता को जीएसटी कानून के अनुसार कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। जीएसटी इनवॉइसेज हैं वो आपको देनी होंगी कि जीएसटी की क्या दरें हैं, उसके लिए जीएसटी इनवॉइस आपको देना होगा, जमा करना होगा। किसको जमा करना होगा? विक्रेता को जमा करना होगा। किसके पास में जमा करना होगा? क्रेता के पास में जमा करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जीएसटी इनवॉइसेज। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज पार्ट 10 का अगला सवाल देख लेते 197। What confirmations may be included in the bill form online invoice generated by the seller? विक्रेता द्वारा बनाए बिल फॉर्म या ऑनलाइन चालान में कौन से पुष्टिकरण शामिल किए जाते हैं? कौन से कन्फर्मेशंस हैं बिल फॉर्म में या ऑनलाइन इनवॉइस जनरेट करते समय क्या जमा करना होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे कन्फर्मेशन ऑफ द सेलर्स रजिस्ट्रेशन विद जीएसटीआईएन, कन्फर्मेशन ऑफ द सेलर्स कंप्लायंस विद एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज, confirmation of the seller's exemption from GST on the charged goods, और डी ऑप्शन हो जाएगा all of the above। सही उत्तर हमारा होगा डी all of the above। What confirmations may be included in the bill form online invoice generated by the sellers? confirmation of the seller's registration with GSTIN ये देना होगा, साथ में confirmation of the seller's compliance with anti profiteering clause अगर कोई है तो वो भी देना होगा, और कंफर्मेशन ऑफ द सेलर्स एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी ऑन द चार्ज्ड गुड्स रजिस्ट्रेशन देना होगा, और एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज में अगर वो फायदा ले रहा है तो ये भी देना होगा, और साथ में एग्जेम्पशन अगर किसी तरीके का जीएसटी में है तो वो भी देना होगा। ये सभी जमा करने होंगे किसके साथ में? बिल फॉर्म या ऑनलाइन चालान जनरेट करते समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 198। What does the seller certify regarding the GST charged on the bill? विक्रेता बिल पर लगाए गए जीएसटी के संबंध में क्या प्रमाणित करता है? The GST charge is more than what is payable under the relevant act or rules. The GST charge is less than what is payable under the relevant act or rules. सी ऑप्शन हो जाएगा the GST charge is in accordance with the provisions of the GST act or rules, और डी ऑप्शन हो जाएगा the GST charge is exempted under the GST act or rules। विक्रेता बिल पर लगाए गए जीएसटी के संबंध में क्या प्रमाणित करता है, क्या प्रमाण पत्र देना होगा उसको? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा द जीएसटी चार्ज इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट और रूल्स, यानी कि जो जीएसटी लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है वो जीएसटी के रूल्स हैं, एक्ट है, उनके प्रोविजन के अनुसार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा द जीएसटी चार्ज इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट और रूल्स। क्वेश्चन देख लेते 199। What does the seller certify regarding the goods on which GST has been charged? जिस सामान पर जीएसटी लगाया गया है उसके संबंध में विक्रेता क्या प्रमाणित करता है? The goods have been exempted under the GST Act or rules. The goods have not been exempted under the GST Act or rules. The goods have been charged with incorrect GST. The goods have been charged with excessive GST. जिस सामान पर जीएसटी लगाया गया है उसके संबंध में विक्रेता क्या प्रमाणित करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी
द गुड्स हैव नॉट बीन एग्जेम्प्टेड अंडर द जीएसटी एक्ट और रूल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द गुड्स हैव नॉट बीन एग्जेम्प्टेड अंडर द जीएसटी एक्ट और रूल्स। यह प्रमाणित करना होगा कि जो सामान दिया जा रहा है वो जीएसटी रूल के अनुसार जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये प्रमाणित करना होगा किसके द्वारा? विक्रेता के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। और साथियों देख लेते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज पार्ट 10 का अंतिम क्वेश्चन 200। वेयर शुड द सेलर अपलोड द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेज? विक्रेता को चालान का विवरण कहां अपलोड करना चाहिए? जेम पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल, वैट पोर्टल, जीएसटी पोर्टल। विक्रेता को चालान का विवरण कहां अपलोड करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पर आप इनवॉइस दे रहे हैं तो जीएसटी पोर्टल पर आपको चालान है वो जमा करना होगा, अपलोड करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जीएसटी पोर्टल। इस तरीके से फ्रेंड्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज 10 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 200 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए। जेम पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कंप्लीटली यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और आगे भी जेम पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस है मां केसर देवी सीरीज में चर्चा किए जाएंगे, इसलिए आप नॉलेज मंडली पर बने रहें। साथियों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।